Hello students, welcome to all of you on your education platform Humanity Hub. This is me, Jitika Jha, your Humanity faculty. आज की जो हमारी क्लास है वो रेगुलर क्लासेस से थोड़ी सी अलग है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस ह्यूमैनिटी हब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी वो स्पेशली क्लास 12th को डेडिकेटेड थी, स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो कि ह्यूमैनिटीज़, जैसे आप लोग आम भाषा में आर्ट्स कहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड थी, और वो भी स्पेशली हिंदी मीडियम। ठीक है, स्पेशली हिंदी मीडियम। लेकिन आज की क्लास थोड़ी सी अलग है। अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ना सिर्फ 12th के लिए बल्कि क्लास 9th, 10th, 11th और 12th इन सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज की जो हमारी क्लास है ना वो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। आज की जो क्लास है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर होगी। अब इंग्लिश की दो पार्ट होती हैं, एक होता है ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है, और एक होता है लिटरेचर। एक होता है ग्रामर पोर्शन, एक होता है लिटरेचर पोर्शन। अब ये दोनों ही पार्ट ही ऐसे पार्ट हैं जो चाहे क्लास 7th हो, 8th हो, 9th, 10th, 11th, 12th इन सभी में आता है। अब मार्क्स अगर वेटेज की बात करें तो ग्रामर पोर्शन जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है एज कंपेयर टू लिटरेचर। ठीक है, ग्रामर पोर्शन जो है लिटरेचर के कंपेरिजन में ज़्यादा स्कोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेटर राइटिंग, नोटिस, आर्टिकल, स्पीच, ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर पोर्शन कवर करने वाले हैं, और ग्रामर पोर्शन में भी हम जो पार्ट कवर करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे, जो 8th से लेके 8, 9, 10, 11, 12 सभी में इम्पॉर्टेंट होता है, सभी में वो यूजफुल होता है कह लीजिए। ठीक है, वो पार्ट है लेटर राइटिंग। तो आइए अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग के पोर्शन के साथ। अब लेटर राइटिंग का जो सबसे ज्यादा बेसिक है, अभी आपको फॉर्मेट पे फोकस नहीं करना, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, किसी चीज पे आपको फोकस नहीं करना। आपको जो चीज फोकस करनी है वो ये कि लेटर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अब देखो, अगर आप फॉर्मल देखोगे ना तो ये फॉर्मेलिटी वर्ड से निकला हुआ है, फॉर्मेलिटी वर्ड से निकला हुआ है फॉर्मल। फॉर्मेलिटी हम कहाँ पे करते हैं, जो जाहिर सी बात है हमारे अपने नहीं होते, हमारे रिलेटिव्स नहीं होते, हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं होते, जिनसे हमारा कोई दूर दूर का नाता नहीं होता, जो बाहर के होते हैं। ठीक है, तो उनसे हम फॉर्मेलिटी करते हैं, तो इसलिए जो दूसरों को लेटर लिखा जाता है फैमिली मेंबर्स के अलावा वो होते हैं फॉर्मल लेटर। और वही जहाँ पे वर्ड आ जाए इनफॉर्मल, यानी कि वहाँ पे फॉर्मेलिटी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे कौन लोग होते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, तो वो होते हैं आपके फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के आगे फॉर्मेलिटी करते हो? नहीं करते ना। आई डोंट थिंक कि कोई भी करता होगा। हम अपने फैमिली मेंबर्स के आगे, चाहे हमारे फादर, मदर, सिस्टर, रिलेटिव, कजन, ठीक है, इनमें से किसी के भी आगे फॉर्मेलिटी नहीं करती हैं, तो इनको हम जो भी लेटर लिखते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, लेकिन चाहे हम किसी ऑफिसर को लिखें, ठीक है, अब वो ऑफिसर कोई भी हो सकता है, वो चाहे न्यूज़पेपर का एडिटर भी हो सकता है, ठीक है, या किसी न्यूज़ चैनल का एंकर भी हो सकता है, हम उनको भी लिख सकते हैं, या फिर हम किसी शोरूम के मैनेजर को लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने स्कूल की प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। ठीक है, हम
मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पर्सन जो हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, जिनसे हमारा दूर का रिलेशन है, उनको हम जितने भी लेटर लिखेंगे वो होंगे फॉर्मल लेटर। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फॉर्मल लेटर के साथ क्यों शुरू करवा रही हूँ, क्योंकि देखो ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है ना कि फादर को लिखना, मदर को लिखना, अपने भाई को, अपने यंगर ब्रदर को लिखना, एल्डर ब्रदर को लिखना, ये जितने भी फैमिली मेंबर वाले लेटर्स होते हैं ये मोस्टली 6th 7th तक ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अब 8th या 9th से आपकी पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा बच्चों के लेवल का हो जाता है कि फादर को लिखना, मदर को लिखना, वहां पे वो चीजें नहीं आती। 8th से लेके आपकी पढ़ाई का जब लेवल इंक्रीज होता है तो वहां पे जिस चीज पे फोकस करा जाता है वो होते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, अब फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट मतलब वो चीज लिखी कैसी जाती है। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं पे भी डेट लिख दोगे, कहीं पे भी आप सब्जेक्ट लिख दोगे, कहीं पे भी आप मेन मैटर, ऐसा तो नहीं करते आप। हर चीज का एक फॉर्मेट होता है ना, तरीका होता है हर काम को करने का। तो सबसे बेसिक चीज, फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल, उसमें ना सिर्फ 2 पर्सन का रोल होता है। ठीक है, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। लेटर चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, उसमें 2 लोगों का ही रोल होता है। एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर मतलब भेजने वाला और रिसीवर मतलब लेने वाला। ठीक है, यहाँ पे किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती। हाँ, थर्ड पर्सन अगर आप पोस्टमैन, डाकिया को कह लो तो, नहीं तो लेटर में मोस्टली जो है सेंडर और रिसीवर, इन 2 लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फॉर्मेट की कि इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है फॉर्मल लेटर में, सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस ये बेसिकली 3 लाइनों का होता है, 2 या 3 लाइनों का, 3 लाइन से ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं होता। सेल्फ एड्रेस ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसको आप ये भी कह सकते हो सेंडर एड्रेस, क्योंकि अगर हम भेज रहे हैं तो हम अपना ही एड्रेस लिखेंगे ना, सामने वाले का तो लिखेंगे नहीं, वो लिखेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया सेल्फ एड्रेस। उसके बाद 1 लाइन का हमें गैप देना है, उसके बाद आती है डेट। अब डेट लिखने के भी ना 2 तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज की डेट है, सपोज करो आज की डेट है 9th of October 2025, आप ऐसे लिखोगे डेट, ये गलत हो जाएगा। डेट लिखने का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होगा। डेट हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखी जाएगी। अगर आज 9 अक्टूबर है तो 9 OCT अक्टूबर 2025, इस तरीके से डेट लिखी जाएगी। सेकंड स्टेप हो गया सेल्फ एड्रेस डेट। उसके बाद 1 लाइन और छोड़ेंगे, फिर आएगा ऑफिसर को लिख रहे हो तो ऑफिसर एड्रेस। ठीक है, एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर एड्रेस, SHO को लिख रहे हो तो SHO एड्रेस, मतलब सामने वाले जिस भी पर्सन को लिख रहे हो वहां पे उनका एड्रेस। तो यहाँ पे आ जाएगा रिसीवर एड्रेस। ठीक है, ये भी कितने लाइन की होनी चाहिए? नॉट मोर देन 3 लाइन्स। ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए, सेल्फ एड्रेस, डेट, ऑथर एड्रेस, तीनों के बीच में 1-1 लाइन का गैप देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, इन 3 स्टेप के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, अब आता है सब्जेक्ट, ये होगा आपका 4th स्टेप। अब देखो सब्जेक्ट जो है ना हमेशा 1 लाइन में लिखा होना चाहिए, 1 लाइनर। अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, देखो आप मूवी देखने जाते हो, मूवी होती है 2 या 2.5 घंटे की होती है, लेकिन उसका ट्रेलर कितने मिनट का होता है? ट्रेलर होता है हार्डली 2 से 2.5 मिनट का, उससे ज्यादा का नहीं होता।
ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, वो 2.5 घंटे की मूवी को 5 मिनट 3 मिनट के ट्रेलर में क्यों दिखाते हैं? क्यों? क्योंकि उस मूवी की क्या क्वालिटी है, क्या उसमें खास बात है, क्या स्पेशलिटी है, वो उसे 2.5 मिनट या 3 मिनट की वीडियो में दिखा दी जाती है। अगर आपको वो चीज इंप्रेसिव लगेगी तो आप मूवी देखने जाओगे, नहीं लगेगी तो आप मूवी देखने नहीं जाओगे। ठीक है। आप नॉर्मल कोई बुक खरीदने जाते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो? अगर आप बुक लवर हो, आप बुक खरीदने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? उस बुक का नाम देखते हो, उस बुक का कवर पेज देखते हो, उस बुक का मेन कॉन्सेप्ट देखते हो कि किस टॉपिक पे है, किस थीम पर है, तभी आप वो बुक खरीदते हो ना। ऐसे रैंडम तो नहीं आप कोई भी बुक उठा कर ले आते। तो वही, तो जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, चाहे वो लेटर का हो या किसी मूवी का ट्रेलर हो या किसी बुक का हेडिंग हो, वो शॉर्ट में और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट जो है हम वन लाइनर ही लिखते हैं, क्योंकि जो भी रिसीवर है वो उसका मतलब क्या करेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेगा। अगर उसको लगेगा कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए यूजफुल है, तो मैं इस लेटर को पढ़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तभी वो उस पर फोकस करेगा। अब सब्जेक्ट के बाद आते 4 स्टेप हो गए, सेल्फ एड्रेस, डेट, ऑथर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। उसके बाद 5th स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन। इसका मतलब हम सामने वाले को क्या कहकर एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमसे बड़ा है तो उन्हें हम रिस्पेक्टेड कहेंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। अगर कोई हमसे छोटा है तो उसे हम डियर ब्रदर, डियर सिस्टर कहेंगे। ठीक है। अगर हम अपनी मम्मी को लिख रहे हैं तो माय लवली मदर। ठीक है। अगर हम पापा को लिख रहे हैं माय डियर फादर, इस तरीके से। लेकिन अगर हम किसी थर्ड पर्सन को लिख रहे हैं जो कि हमारा फैमिली मेंबर नहीं, तो क्या उनके लिए हम डियर, लवली ऐसे वर्ड हम यूज करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मेलिटी करनी है हमें, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। तो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो रिस्पेक्टेड वर्ड ही होगा, रिस्पेक्टेड सर या मैम। इतनी चीजें क्लियर है। अगर आपको पता है, आप जैसे अपने स्कूल के लिए लेटर लिख रहे हो अपने प्रिंसिपल को, आपको पता है आपकी प्रिंसिपल मेल है फीमेल है, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो या तो रिस्पेक्टेड सर लिखोगे या फिर रिस्पेक्टेड मैम लिखोगे, दोनों चीजें आप नहीं लिखोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह, किसी ऐसी अथॉरिटी को लिख रहे हो लेटर जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला मेल है या फीमेल है, तो उनके लिए आप रिस्पेक्टेड सर या मैडम, नॉट मैम। यहाँ पे मैं एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, यहाँ पे प्रॉपर मैडम लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम ऐसे लिखना है। 5 स्टेप्स हो गए, सेल्फ एड्रेस, डेट, ऑथर एड्रेस, ठीक है, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, और उसके बाद सैल्यूटेशन। अब उसके बाद होता है हमारा लेटर स्टार्ट। जो 6th पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 6th पार्ट होता है लेटर राइटिंग का, जिसमें कि उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। अब आप कहोगे इंट्रोडक्शन तो हमने भाई क्या कहते हैं सब्जेक्ट में दे दिया कि किस टॉपिक पर है, नहीं, वो तो एक टाइप ऑफ अ ट्रेलर। ठीक है, वो ट्रेलर था, लेकिन हम अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा मेन मैटर, और उसके बाद होगा कॉन्क्लूजन। ठीक है। इंट्रोडक्शन होगा, मेन मैटर होगा, और उसके बाद होगा कॉन्क्लूजन। इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन का होता है हार्डली। ठीक है। मेन मैटर की अगर हम बात करें तो मेन मैटर 3 से 4 लाइन का, बट डिपेंड करता है कभी कभार टॉपिक कौन सा है। अगर टॉपिक थोड़ा ज्यादा सीरियस है तो उस पर आप 4 से 5 लाइन भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है वर्ड लिमिट क्या दी है एग्जामिनर ने। ठीक है। मेन मैटर 3 से 4 लाइन का, और कॉन्क्लूजन हार्डली 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन से तो ज्यादा का होना भी नहीं चाहिए कॉन्क्लूजन। मतलब कुल मिला के 8 से 9 लाइन का आपका ये टोटल लेटर होना चाहिए। ठीक है। ये हो गए 6 स्टेप। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से थे। फर्स्ट स्टेप था हमारा सेंडर एड्रेस, इज इट ओके। सेकंड था डेट, थर्ड था रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट ऑफ लेटर, उसके बाद था सैल्यूटेशन, और उसके बाद था राइटिंग। ठीक है, जिसमें कि इंट्रो, मेन मैटर और कंक्लूजन, ये सारी चीजें थी। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इज इट ओके? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो होगा कवर अप का, यानी कि जो 7 पार्ट होगा उसे हम कवर अप करेंगे थैंकिंग यू बोलकर या योर्स ओबीडियंटली बोलकर। अब देखो, यहाँ पे फॉर्मल लेटर में आपको एक चीज तो क्लियरली हो गई कि आपको डियर और लवली वर्ड यूज बिल्कुल नहीं करना है, गलती से भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड जो हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली में क्या फर्क होता है? तो थैंकिंग यू हम उस योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली मतलब बेसिकली होता है कि हम जिनकी आज्ञा मानते हैं, ठीक है, हम जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये बेसिकली ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो गए। जिन ओबीडियंटली वर्ड उनके लिए यूज होता है जो आपके फैमिली मेंबर तो नहीं है, जो आपके फैमिली मेंबर नहीं है लेकिन आप उनको जानते हो। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ मैं, ओबीडियंटली वर्ड हम उनके लिए यूज करते हैं जो आपके फैमिली मेंबर नहीं है लेकिन यू हैव अ रिलेशन विद देम। अब ऐसा इंसान कौन हो सकता है? वो आपके स्कूल का प्रिंसिपल ही हो सकता है। ऐसा इंसान जो कि आपका फैमिली मेंबर ना हो, ठीक है, जो आपका फैमिली मेंबर ना हो लेकिन उनके साथ आपका कोई रिलेशन हो, यू हैव अ रिलेशन विद देम। ठीक है, अब ऐसा इंसान कौन हो सकता है? वो आपके प्रिंसिपल ही हो सकते हैं, जिनकी आप बात भी मानते हो, जिनकी आप आज्ञा भी मानते हो, जिनके आप डिसीजंस, ऑर्डर, ये सारी चीजें मानते हो, उनके साथ आपका रिलेशन भी है, वो आपके फैमिली मेंबर भी नहीं। तो जहाँ पे प्रिंसिपल वाली बात आती है ना, वहां पे आप सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते हो और वो होता है कौन सा? योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, वहां पे आप ओबीडियंट, थैंकिंग यू वर्ड नहीं बोलोगे। ठीक है, अब बात आती है प्रिंसिपल के अलावा अगर आप किसी को लिख रहे हो, चाहे आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, चाहे आप एसएचओ को लिख रहे हो, चाहे आप किसी मैनेजर को लिख रहे हो, इनमें से अगर आप किसी को भी लेटर लिख रहे हो तो इनके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? इन तीनों के लिए आप यूज करोगे थैंकिंग यू वाला वर्ड। कौन सा यूज करोगे? थैंकिंग यू। क्लियर हुआ? प्रिंसिपल के लिए हमेशा ओबीडियंटली वर्ड यूज होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन होती है। प्रिंसिपल के लिए हम ओबीडियंटली वर्ड क्यों यूज करेंगे? क्योंकि प्रिंसिपल एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी इंसान है जिनके साथ हमारा कोई फैमिली रिलेशन नहीं होता लेकिन हम उनको जानते हैं। फैमिली मेंबर नहीं है वो, लेकिन उनके साथ हमारा एक रिलेशन है। ठीक है, उनकी हम आज्ञा मानते हैं, उनके ऑर्डर मानते हैं, तो इसलिए उनके साथ हम ओबीडियंटली वर्ड यूज करेंगे। वही ऑफिसर हो, एसएचओ हो, मैनेजर हो, इनके साथ ना हमारा कोई रिलेशन है, ना इनको हम पर्सनली जानते हैं, ना हम इनकी आज्ञा मानेंगे। हम इनके ऑर्डर क्यों मानेंगे? दे आर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इनके लिए यूज करेंगे हम थैंकिंग यू। इतना क्लियर है? तो ये था बेसिकली लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। ठीक है, ये था बेसिकली लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। आई होप आपको समझ आया होगा। जितने भी क्लास 9th 10th 11th 12th जितने भी आप सभी स्टूडेंट्स हो, आपने अगर ये वीडियो देखे तो आई होप आपको ये क्लास, ये कॉन्सेप्ट, ये टिप्स एंड ट्रिक्स, ये चीजें समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, ये टॉपिक आपको समझ आया, आपके डाउट क्लियर हुए,
तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि आज ऐसा नहीं है कि ग्रामर पोर्शन की हमने आज एक क्लास हमने देखी और ग्रामर पोर्शन हमारा कंप्लीट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आज हमने फॉर्मल लेटर कवर करा है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी इसी फॉर्मल लेटर के, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे पहले तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इस फॉर्मेट में, जो आपको भी मैंने फॉर्मेट बताया है कि किस तरीके से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को एडजस्ट करना है, लिखना है क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगी। तब तक के लिए आप क्या कहते हैं, क्लास रिवाइज करें, क्लास को दोबारा से देखें अगर आपको समझ नहीं आई, और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।